पहले क्वेश्चन की बात करें तो हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि जो हरे पौधे होते हैं उनको कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 17। जो हरे पौधे होते हैं उन्हें कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बात करें कौन कौन से दोस्तों, तो सबसे पहले हो गया कैल्शियम, फिर हो गया फास्फोरस, निकिल, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीज हो गया, इसके अलावा मॉलिब्डेनम है, तांबा है, जिंक है, बोरान है दोस्तों, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है तथा हाइड्रोजन है। ये 17 प्रकार हैं जो हरे पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं, आपको बताना है जो हाइड्रोफाइट होता है वो इनमें से किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बिना मिट्टी का पौधा। आपको बता दें कि जल में उगने वाली जो वनस्पतियों को ही हाइड्रोफाइट कहते हैं। इन वनस्पतियों को मिट्टी की आवश्यकता होती भी है और नहीं भी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एपीफाइड वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित हैं, किनके लिए। आपको बताना है कि जो एपीफाइड पौधे होते हैं वह दूसरे पौधों पर आश्रित किस लिए होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी यांत्रिक अवलंबन के लिए। तो एपीफाइट जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं दोस्तों। आपको बता दूं वे दूसरे पौधों पर केवल यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, आपको बताना है कि सबसे अधिक लोहा इनमें से किस में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो लोहा होता है इनमें से सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी हरी सब्जियों में। उपर्युक्त अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा लोहा तो हरी सब्जियों में, इस विकल्प के माध्यम से हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। और बात करें हरी सब्जियों में तो मेथी के पत्तों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। और इसके अलावा पालक हो गया, सेम हो गया, राजमा हो गया आदि भी लोहा के उत्तम उदाहरण हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती। आपको बताना है कि अंकुरण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश, लाइट की। बीज के जो अंकुरण के लिए पानी हो गया, हवा हो गया, ताप हो गया, तीनों की आवश्यकता होती है तथा मिट्टी व प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे देखें। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। 4 ऑप्शन है, आपको बात बताना है कि जो पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रसारोहण। पौधों में जो जड़ों के मूल रोमों द्वारा भूमि से पानी का अवशोषण अर्थात ऊपर की ओर चलने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। यह जाइलम वेसल्स के ल्यूमेन के रास्ते होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि जो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोडियम। पौधों की जो लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है। यह न्यूक्लियोप्रोटीन्स के निर्माण में डाइक्लिन एसिड के एकत्रित होने तथा जल संतुलन आदि क्रिया में भाग लेता है, जबकि Ca हो गया, N हो गया, P हो गया इत्यादि आवश्यक हैं। यानी सोडियम के अलावा जो कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, ये तीनों आवश्यक हैं पौधों की वृद्धि में के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बोरान। पौधों में सूक्ष्म पोषक वे तत्व होते हैं जिनकी पौधों को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें दोस्तों तो बोरान हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन इत्यादि। और दीर्घ पोषक तत्वों की बात करें तो कार्बन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिन के समय पौधे
आपको बताना है इनमें से कि दिन के समय पौधे क्या करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। पौधों द्वारा जो यह क्रिया सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी सजीव पदार्थ अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पौधों द्वारा किस समय में ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति की जाती है? आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी दिन के समय में। पौधों द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति दिन के समय में की जाती है। दिन के समय सूर्य के प्रकाश में पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जबकि अगर रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है, इस कारण पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, उचित नहीं होता है, क्योंकि पेड़ क्या छोड़ता है? आपको इनमें से बताना है कि रात के समय जो पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ क्या छोड़ता है। अभी अभी मैंने आपको बताया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ज़रूर से ज़रूर टिक कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। रात के समय पेड़ के नीचे सोना इसीलिए उचित नहीं होता क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड तथा दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल का वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तालाब को कहा जा सकता है एक, इनमें से आपको बताना है कि तालाब को क्या कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राकृतिक इकोसिस्टम। आपको बता दें जो पारितंत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जलीय और होता है एक स्थलीय। तालाब एक प्राकृतिक पारितंत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें किसका ऑक्सीकरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जल का, वाटर का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो कि पूर्णतया ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया है, इसमें जल का ऑक्सीकरण और CO2 का अपचयन समीकरण के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। आपको बताना है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप सूर्य के प्रकाश, पराहरित कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के उपयोग से खाद्य का संश्लेषण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में फ्लोएम का कार्य है। आपको बताना है कि जो पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भोजन का संवहन। तो फ्लोएम को हम बास्ट भी कहते हैं दोस्तों। इनका प्रमुख कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये पुंकेसर के भाग हैं, खाली स्थान है, इसमें बताना है इनमें से कौन से पुंकेसर के भाग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी परागकोश और पुंततु। एक पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर मिलकर प्रजनन अंगों का निर्माण करते हैं। परागकोश तथा पुंततु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिकाग्र हो गया और वर्तिका तथा अंडाशय, यानी ये जो है वर्तिका और अंडाशय, ये सभी स्त्री केसर के भाग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि जो तने या जड़ का घेरा होता है वो इनमें से किसके कारण बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पार्श्व विभज्योतक। तने या जड़ का जो घेरा होता है यानी व्यास पार्श्व विभज्योतक के कारण बढ़ता है और संवहनी कैनबियम तथा कॉर्क कैनबियम पार्श्व विभज्योतक के मुख्य उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है?
आपको बताना है इनमें से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश संश्लेषण करना। पौधों की जो बाह्य त्वचा का कार्य है पौधों की बाह्य क्षति से रक्षा करना है, वाष्पोत्सर्जन पर नियंत्रण करना होता है तथा पौधों को किसी प्रकार के रोग कारक संक्रमण से सुरक्षित रखना आदि होता है। पौधों की बाह्य त्वचा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कोई योगदान नहीं देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, आपको बताना है कौन कौन से। अभी मैंने आपको इससे पहले आगे क्वेश्चन में बताया है। आपको बताना है कि जो पादप ऊतक होते हैं वह कौन से दो प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विभज्य ऊतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। अगर हम ऊतकों के वर्गीकरण की बात करें दोस्तों तो प्रायः पौधों में उनकी स्थिति कोशिकाओं के प्रकाश उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर किया जाता है। विकास की प्रस्तावनाओं के आधार पर पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी श्वसन। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज अणु के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछता है। आपको बताना है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गिल। गिल जो होता है मछली गिल की सहायता से सांस लेती ही है। फेफड़े द्वारा अगर हम बात करें तो फेफड़े द्वारा श्वसन क्रिया मेढक तथा मनुष्य करते हैं और जलीय जंतु त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं और पंख उड़ने के लिए उपयोजित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा वह अंग है जो श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत जो है लीवर। यह श्वसन तंत्र का भाग नहीं है बल्कि यह पाचक अंग है, अतः यह पाचन में सहायता होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। आपको बताना है कि जो मानव शरीर होती है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा अधिकतम लगभग 70 से 80% तक होती है क्योंकि शरीर में सभी उपापचयी क्रियाओं को संपन्न कराने में जल की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। आपको बताना है इनमें से जो मनुष्य का टेम्परेचर होता है वो लगभग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य जो कि एक समतापी प्राणी है और इसके शरीर का तापक्रम सामान्यतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी अगर सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। आपको बताना है कि अगर तत्काल ऊर्जा चाहिए तो एक खिलाड़ी को इनमें से क्या देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बोहाइड्रेट। यह ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए क्योंकि यह तत्काल ऊर्जा स्रोत होता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और चैनल पे दोस्तों अगर हमारे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।